जय हिंद। आज से हम लोग फिर देखेंगे बिहार पुलिस का जो 20 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट आता है उसका नेक्स्ट पार्ट है, देखेंगे। ठीक है, आज आकर के 15 अगस्त दोस्तों, 15 अगस्त का आप लोग का हार्दिक शुभकामना। आज 15 अगस्त के दिन वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम वगैरह लेकर के बैठ जाइए और ताकि लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। लिखिएगा तभी तो कुछ होगा ना। चलिए बात को कम करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। यानी कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगा वैसे वैसे तृतीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए में आना बढ़ता जाता है, घटता जाता है। सी में आना बढ़ता है तत्पश्चात घटता है। डी में घटता है तत्पश्चात बढ़ता है। इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि देखा जाए कि तृतीय जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगा वैसे वैसे तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, वैसे तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। अगर मैं बात करें कि तृतीय क्षेत्र में आखिर, है ना, अभी जाकर के कितना प्रतिशत योगदान है, तो 53.7%, है ना। 53.7%, है ना। कहेगा कि तृतीय क्षेत्र कितना प्रतिशत योगदान है, तो 53.7%, है ना, 7%। और देखें प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में अगर योगदान देखें तो 17.3%। द्वितीय क्षेत्र में योगदान देखें, है ना, द्वितीय क्षेत्र में अगर योगदान देखें, है ना, तो हो जाएगा 29%। इस प्रकार से दोस्तों, है ना, जाकर के क्या है, योगदान है ना। पूछेगा कि तृतीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 53.7%। प्राथमिक क्षेत्र में, है ना, 17 जाकर के 3%। और द्वितीय क्षेत्र में 29% योगदान है। और देखें राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था पहली बार वो दादा भाई नौरेजी के द्वारा लगाया गया था। और उस समय राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था वो 20 रुपया प्रति व्यक्ति, है ना, 20 रुपया, है ना, 20 रुपया प्रति व्यक्ति लगाया गया था। कब, 1868 ईस्वी में लगाया गया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग के, है ना। तो तृतीय क्षेत्र में 53.7%, प्राथमिक क्षेत्र में 17.3%, द्वितीय क्षेत्र में, है ना, तो 29% योगदान रहा है। हाँ, निशो कह रहा है योगदान रहा है ना। देखेंगे, है ना। तो ये बात को ध्यान रखना आप लोग के, है ना। फिर देखना जा करके कि पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था, तो दादा नौरोजी ने लगाया था। और दादा नौरोजी ने लगाया था, है ना, कब, 1868 ईस्वी में। और पार्थिव व्यक्ति 20 रुपया अनुमान लगाया था। कितना लगाया था, पार्थिव व्यक्ति 20 रुपया अनुमान लगाया था। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। ये जाकर के कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितना बार, 3 बार। और पहली बार जो बने थे दोस्तों, वो पहली बार जाकर के 1886 ईस्वी बने थे। और दादा नौरोजी को ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओल्ड मैन कहा जाता है। कोई दिक्कत, है ना। तो क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग सही जवाब दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि निम्न में से कौन बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। निम्न में से कौन बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। ऑप्शन ए राजकीय वृक्ष पीपल, बी राजकीय पशु गेंदा पुष्प गेंदा, सी राजकीय पक्षी गौरैया, और डी राजकीय नदी जो है वो गंगा। इसमें से इसका राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिएगा, है ना। तो इसमें जाकर के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये जाकर के राजकीय नदी ना की जाकर के ये राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा जो है
वो राष्ट्रीय नदी है। ये जाकर के 2008 में घोषणा किया गया है ना कि गंगा जो है वो राष्ट्रीय नदी है ना, भारत की। ये गंगा भारत का सबसे बड़ा अफवाह 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 तंत्र भी है ना, सबसे बड़ा है ना, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भी है ना। कौन नदी है अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है ना, तो गंगा नदी है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया 2008 में घोषित किया गया। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल हेराइट है ना, राजकीय पुष्प गेंदा राइट है ना, राजकीय पक्षी है ना गोरैया, ये भी जाकर के राइट है ना। अब देखें राजकीय भाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। और दूसरा भाषा जो है वो क्या है, उर्दू है ना। दूसरा भाषा क्या है, उर्दू है। समझ में आ रहा है ना। और बिहार का जो स्थापना हुआ था ना दोस्तों, वो जाकर के 1912 ईस्वी में है ना। किससे अलग हुआ था, तो बंगाल से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, बंगाल से अलग होकर के है ना बिहार बना था। और बिहार से जाकर के अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ उड़ीसा अलग हुआ। उड़ीसा अलग हुआ 1936 ईस्वी में। उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 ईस्वी में। बिहार से अलग हुआ जाकर के है ना झारखंड अलग हुआ। और झारखंड कब अलग हुआ है ना, तो 2000 ईस्वी में। कब अलग हुआ दोस्तों, है ना 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये सारे बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। बिहार के पहला राज्यपाल है ना, पहला राज्यपाल है ना जयराम दौलत राम थे, है ना। ये सब बिहार के बारे में है ना कुछ आप लोग को जान लीजिएगा। और बिहार का अगर देखा जाए है ना कि मुख्य फसल जो है वो जा करके है ना धान या चावल हो जाएगा, है ना। बिहार का मुख्य फसल क्या हो जाएगा, धान या चावल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। स्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। स्फिनिक्स जो है वो किस प्राचीन है ना सभ्यता से संबंधित है ना। तो ये जो जाकर के है ना दोस्तों है ना मिस्र की सभ्यता से संबंधित, किससे संबंधित है ना, मिस्र की है ना सभ्यता से संबंधित है। और मिस्र की जो सभ्यता जो था ना, मिस्र की जो सभ्यता था वो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में था। यानी सभ्यता, ये सभ्यता जो था, ये भी सभ्यता जो था वो कांस युगीन सभ्यता था। कहेगा मिस्र की सभ्यता किस प्रकार सभ्यता था, है ना, तो कांस युगीन सभ्यता था। कब से कब तक चला था, 3000 बीसी से लेकर के 1750 बीसी माना जाता है ना। किस नदी किनारे, नदी की अगर बात करें तो नील नदी किनारे। कौन नदी किनारे, नील नदी किनारे। मुख्य व्यवसाय था इन लोग के, मिस्र की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था, मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, है ना, कृषि था। और राजा को क्या कहा जाता था, है ना, जाकर के राजा को क्या कहा जाता था, फेरोह कहा जाता था। मिस्र सभ्यता में जाकर के राजा को क्या कहा जाता था दोस्तों, है ना, फेरोह कहा जाता था, है ना, प्रमुख, है ना। राजा को है ना क्या कहा जाता था, है ना, जाकर के है ना फेरोह कहा जाता था। ये मिस्र की सभ्यता। और जो नील नदी जो है ना वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है ना, नदी है ना, विश्व की सबसे है ना बड़ी नदी है ना। कौन नदी है, तो नील नदी है। क्लियर है दोस्तों, है ना। देखिएगा है ना, जो चीन की सभ्यता जो है वो जाकर के किस नदी किनारे, है ना, तो पीली नदी के किनारे डेवलप हुआ है, ऐसे समझिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ, विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त, फेनिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। कलिंग युद्ध हुआ था कब, 261 ईसा पूर्व में, है ना। कलिंग युद्ध जो हुआ था वो जाकर 261 ईसा पूर्व में, है ना। ये जाकर के अशोक ने कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपना लिया, है ना। बौद्ध है ना धर्म का कर लिए, है ना, बौद्ध धर्म को अपना लिए, है ना। लेकिन शिक्षा लिए थे उपगुप्त से, है ना। शिक्षा किससे लिए थे, उपगुप्त से। कुछ पूछेगा है ना कि अशोक ने
है ना। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिए थे, है ना, तो उपगुप्त से लिए थे। लेकिन प्रेरणा किससे लिए थे, प्रेरणा प्रेरणा है ना, प्रेरणा किससे लिए थे, तो निग्रोध से लिए थे, निग्रोध से लिए थे, है ना। निग्रोध जो था इनका भतीजा था, है ना, भतीजा था। निग्रोध कौन था, तो उन्हीं का भतीजा था। ये जाकर के, है ना, कलिंग के जो राजधानी था, है ना, कलिंग के जो राजधानी था, राजधानी जो था वो जाकर के तोसली था। कौन था, है ना, तोसली था। कलिंग की राजधानी का दोस्तों तोसली था। एक कलिंग युद्ध की चर्चा जो किया गया है ना, चर्चा जो किया गया है, चर्चा जो किया गया है वो 13वां शिलालेख में, शिलालेख में किया गया। कहेगा कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में किया गया है ना, तो जाकर के, है ना, 13वां शिलालेख में किया गया। ये प्राचीन राज दक्षिण उड़ीसा है, जो कलिंग जो है प्राचीन राज दक्षिणी उड़ीसा है। कलिंग कहाँ था, प्राचीन राज दक्षिणी उड़ीसा में था, है ना, दक्षिणी उड़ीसा में जाकर के आज भी जाकर के कलिंग है ना। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। किसने बतलाया, है ना, कि बौद्ध धर्म का जन्म, है ना, लुम्बिनी में हुआ था, किस प्रमाण के अनुसार, है ना, ताशोक के, है ना, जाके शिलालेख के अनुसार जाकर के, है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म, है ना, लुम्बिनी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया था, है ना, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, बाजिद अली शाह, है ना, बहादुर शाह जफर, है ना। कौन मारा गया था, इसको राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका होगा, है ना, टीपू सुल्तान। देखिए, है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो जाकर के, है ना, 1767 से लेकर के 69 तक चला था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला था दोस्तों, है ना, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, 1780 से लेकर के, है ना, 1784 तक चला था, 1784 तक चला था। और इस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद देखा जाए, है ना, तृतीय आंग्ल मैसूर जो था वो जाकर के, है ना, 1790 से लेकर के 92 तक के, इस समय कार्नवालिस थे, है ना। और अगर चतुर्थ मैसूर देखा जाए, है ना, चतुर्थ मैसूर देखा जाए तो चतुर्थ मैसूर 1799 हुआ था। अब इसी युद्ध में जाकर के, है ना, जाकर के टीपू सुल्तान का हो गए थे, है ना, मारे गए थे, है ना, लॉर्ड बेलिजली, है ना। इसमें कौन से गवर्नर जनरल, लॉर्ड बेलिजली थे, है ना। तो क्या गो मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों, है ना, 4 गो। कुछ पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 1769। दूसरा मैसूर 1780-84, है ना, कौन था जाकर के, है ना, तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, है ना। उसका तीसरा, है ना, 1790 1792, है ना, कार्नवालिस थे। और चौथा जो हुआ था वो 1799, है ना, टिप्पू सुल्तान के बीच में हुआ था, है ना, ये जाकर के, है ना, लॉर्ड बेलिजली से। इसके पहले उनके पिताजी, है ना, अंग्रेजों के साथ, है ना, क्या कर रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, है ना। टीपू सुल्तान का एक वक्तव्य है, एक कथन है ना, कि 100 दिन, है ना, 100 दिन, है ना, गिद्दड़ की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह, है ना, जियो, है ना। कहाँ के शासक था टीपू सुल्तान, है ना, तो मैसूर के शासक था। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है ना। ऑप्शन ए में हिमालय, बी में विंध्याचल, सी में सतपुड़ा, डी में अरावली। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली। सबसे पुराना पर्वत शिखर जो है वो कौन है, अरावली, है ना। सबसे पुराना पर्वत शिखर, है ना, कौन है, अरावली है। ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का ही पुराना है, विश्व का पुराना, है ना। ये जाकर के, है ना, सिर्फ भारत का नहीं, है ना, विश्व का पुराना पर्वत शिखर भी जाकर कौन है, अरावली पर्वत शिखर, है ना। और बात करें यूरोप में जाकर के, यूरोप का अगर पुराना बोला जाए पेनाइन, यूरोप का पुराना पर्वत शिखर पेनाइन। अमेरिका का बोला जाए, अमेरिका का पुराना अगर विश्व में बोला जाएगा तो अरावली, भारत में बोला जाएगा अरावली हो जाएगा, है ना। अल्पलेशियन, अल्प
लेसियन, उसके बाद जाकर के अरावली जो है ना, अरावली जो पर्वत शिखर है, अरावली जो है, अरावली पर्वत शिखर जो है वो पालनपुर, पालनपुर, और पालनपुर का गुजरात में, गुजरात से लेकर के दिल्ली कटक तक है, दिल्ली, दिल्ली कटक, हाँ दिल्ली कटक तक के जाकर के है ना, ये जाकर पर्वत है ना, ये जाकर के इसकी लंबाई जो है वो टोटल 800 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। अगर पर्वत के निर्माण की बात करें, निर्माण की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन है ना, प्री कैम्ब्रियन काल के पोटेरोजोइक काल में हुआ था, पोटेरोजोइक काल में हुआ था, है ना, जाकर के अगर काल बोलिए या युग बोलिए। अब सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च चोटी जो है ना, सर्वोच्च चोटी है ना, गिरी है ना, गुरु शिखर, गुरु शिखर है ना, सर्वोच्च चोटी कौन है ना, गुरु शिखर है ना। ध्यान दीजिएगा ये बात को, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला है। लेकिन यूरोप को बोलेगा है ना तो पेनाइन, अमेरिका को बोलेगा तो अल से है ना, अल्पलेशियन है ना। अरावली जो है वो भारत का ही पुराना है और विश्व में सबसे पुराना पर्वत शिखर है। अरावली जो है वो कहाँ से है तो पालनपुर यानी कि गुजरात से लेकर के दिल्ली कटक तक राजस्थान होते हुए है ना, टोटल 800 किलोमीटर है। निर्माण कब हुआ था है ना, तो प्री कैब्रियन काल में हुआ था। और किस युग बोलेगा तो युग अगर बोलेगा है ना, प्रोटोजोइक युग बोलेगा है ना, युग में है ना, कौन युग में जाकर के प्रोटोजोइक युग में, युग बोलेगा प्रोटोजोइक कीजिएगा, युग करके पूछता है, युग में, युग में है ना। सर्वोच्च चोटी इसका कौन सा है ना, तो गुरु शिखर है ना, जाकर के है ना, सर्वोच्च चोटी है अरावली का। अरावली का जो सर्वोच्च चोटी है वो जाकर क्या है ना, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए ना दोस्तों है ना, तो 1722 मीटर है ना। इसको देखा जाए ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर के आसपास में है ना, 1722 मीटर के आसपास में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं है ना। देखिए भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? भूकंप जो है वो सर्वाधिक है ना किस क्षेत्र में आते हैं है ना, तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत परिमेखला क्षेत्र में है ना, प्रशांत परिमेखला क्षेत्र में आते हैं सर्वाधिक भूकंप है ना। ये प्रशांत महासागर के तटीय पेटी में, प्रशांत है ना, प्रशांत महासागर के तटीय पेटी में है ना, प्रशांत महासागर के तटीय पेटी में विश्व के लगभग है ना, विश्व के लगभग है ना, विश्व के लगभग है ना 66% भूकंप आते हैं। कितना प्रतिशत है ना, 66% भूकंप आते हैं है ना। यहाँ पेटी जो है ना इसका है ना, प्रशांत की जो पेटी है वो अग्नि वलय है, अग्नि वलय है या रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको, रिंग ऑफ फायर हाँ, रिंग ऑफ क्या बोला जाता है ना, फायर बोला जाता है। रिंग ऑफ क्या बोला जाता है ना, फायर बोला जाता है। यहाँ पर जैसा अधिक भूकंप आते हैं है ना। क्लियर है दोस्तों है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है ना। ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्गी अंग है ना। ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्गी अंग है ना, तो क्रस्टेशिया है ना, किसका क्रस्टेशिया जो है उसका ग्रीन ग्रंथि का उत्सर्गी अंग है ना। कुछ हम लोग देख लेते हैं कि और किसका किसका उत्सर्गी अंग क्या होता है, वो देख लेते हैं है ना। बन्यूरल ग्रंथि का जो उत्सर्गी अंग है जाकर के है ना, वो जाकर के है आपको यूरोकोरडेटा कहेगा। यूरोकोरडेटा किसका उत्सर्गी अंग है ना, तो बन्यूरल ग्रंथि का उत्सर्गी अंग है ना। फिर जाकर देखा जाए है ना, मोलास्का के उत्सर्गी अंग की हम बात करें है ना, तो
ऑर्गेन ऑफ बेंजाइस, बेंजास, ऑर्गेन्स ऑफ है ना बेंजास फाइलम, फाइलम है ना, ऑर्गेन्स ऑफ बेंजास फाइलम है ना, किसका उत्सर्जन है तो मोलास्का का उत्सर्जन है। फिर अगर हम बात करें प्लेटी हेलमिनथीज है ना, प्लेटी हेलमिनथीज जो है वो किसका उत्सर्जन है तो ज्वाला कोशिका का है ना, ज्वाला कोशिका का उत्सर्जन है। सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, रट जाइएगा एकदम, है ना, एकदम रिजल्ट पक्का होगा, है ना, आपको समझना है ना। जैसे आपको बोलेगा है ना बन्यूलर ग्रंथि का जो उत्सर्जन है यूरोक्रोडेटा है ना, यूरोक्रोडेटा है ना। फिर जाकर के है ना मोलास्का संघ का जो उत्सर्जन है ऑर्गेन ऑफ बेंजान्स है ना फाइलम। फिर अगर देखा जाए है ना कि प्लेटिनम है ना, प्लेटी हेलमिनथीज है ना, जो उत्सर्जन है किसका है ना ज्वाला कोशिका का उत्सर्जन है ना, ज्वाला कोशिका का उत्सर्जन है। ठीक है दोस्तों। फिर देखा जाए कीट, कीट किस वर्ग में आता है सबसे पहला नंबर तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसका जो जाकर के उत्सर्जन अंग जो होता है वो जाकर के है ना उत्सर्जन अंग जो हो जाएगा है ना वो क्या हो जाएगा देखेंगे दोस्तों, है ना उत्सर्जन अंग इसका जाकर के है ना क्या। हेलो दोस्तों, है ना मक्खी बैठ जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, है ना, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या है ना कि ग्रीन ग्रंथि किसका उत्सर्जन है ना, तो ग्रीन ग्रंथि का उत्सर्जन क्या है ना, तो क्रस्टेशिया का उत्सर्जन है ना। बन्यूरल ग्रंथि किसका उत्सर्जन है ना, क्यूरो डेटा का उत्सर्जन है। ऑर्गेन्स ऑफ बेंजाइन्स है ना फाइलम किसका उत्सर्जन है तो मोलास्का का है। प्लेटी हेलमिनथीज है ना किसका उत्सर्जन है तो ज्वाला कोशिका का उत्सर्जन है। फिर कीट किसका उत्सर्जन है ना तो लैपिडियन नलिका का उत्सर्जन है ना। केचुआ का उत्सर्जन क्या है ना तो क्लोरेल है ना, क्लोरे मोगन कोश का उसका उत्सर्जन है। फिर एनेलिडा जो है उसका उत्सर्जन नेफ्रिडिया है ना। फिर देखा जाए मोलास्का को है ना केवर का अंग कहा जाता है ना, केवर का अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाकर के बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि मोलास्का में, मोलास्का से है ना कौन संबंधित है, क्रेफिश, जेलीफिश, कटल फिश, हैग फिश है ना, कौन से संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर होगा है ना कटल फिश, कटल फिश है ना। मोलास्का के जो जीव होते हैं ना दोस्तों वो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं। कहेगा मोलास्का के जो जीव होते हैं वो कैसे जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं या समुद्री जीव बोल सकते हैं, समुद्री है ना जीव बोल सकते हैं। मोलास्का के जीव है ना जलीय जीव या है ना समुद्री जीव। मोलास्का जो है ना वो जा करके दूसरा सबसे है ना, सबसे है ना बड़ा जंतु का संघ है ना, दूसरा सबसे बड़ा है ना जंतु का संघ कौन है, मोलास्का। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, सिपिया, मोलास्का के अंदर सिपिया आ जाएगा, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, सिपिया, ऑक्टोपस, पाइला, डोरिस। इसको डोरिस को जानते क्या बोलते हैं, समुद्री नींबू कहा जाता है ना। कहेगा कि समुद्री नींबू किससे कहा जाता है ना, तो डोरिस को कहा जाता है। सिपिया किस संघ के है तो मोलास्का के, ऑक्टोपस किस संघ के मोलास्का को है, पाइला किस संघ के मोलास्का के है ना। सारे बात को आपको क्या करना दोस्तों है ना समझना है। जैसे क्रेफिश, क्रेफिश देखा जाए है ना, तो क्रेफिश जो है वो जाकर के आर्थ्रोपोडा के है, आर्थ्रोपोडा के है। क्रेफिश किसका है, आर्थ्रोपोडा के है। फिर देखा जाए सिल्वर फिश भी आ जाता है आर्थ्रोपोडा में, सिल्वर फिश है ना, सिल्वर फिश किसका है, आर्थ्रोपोडा का है ना, आर्थ्रोपोडा का है। ये जाकर के हैंग फिश जो है वो जाकर कार्डेटा का है ना, कोरडेटा का है। किस संघ का है, जाकर कोरडेटा है ना संघ का है ना, कोरडेटा संघ का है। ये समझिएगा दोस्तों है ना, कोई दिक्कत है इसमें है ना, सब लिखते हुए चलिएगा आप लोग है ना, सब लिखते हुए है ना चलिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है,
ये साधारणतः बढ़ती है ना, क्या बढ़ती है ना, ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर होता है, क्या बढ़ती है इसमें, है ना, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाने के कारण है ना जाकर के ल्यूकेमिया होता है ना। ल्यूकेमिया जो होता है वो श्वेत रक्त कोशिकाओं का है ना बढ़ जाने के कारण होता है ना, श्वेत रक्त कोशिकाओं के है ना, यानी कि WBC है ना, WBC है ना, WBC की है ना संख्या का होगा बढ़ेगा है ना, तो जाकर के आपको ल्यूकेमिया हो जाएगा। और ल्यूकेमिया एक प्रकार क्या है दोस्तों, है ना, कोशिका है। इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल है ना, जीवन काल जो होता है इसका हो जाकर के है ना 3 से 5 दिन होता है। WBC का जीवन काल है ना 3 से 5 दिन। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जम होता है, अनास्थि मज्जम होता है। और किस प्रकार के अस्थि मज्जम है, तो पीला अस्थि है ना, पीला अस्थि मज्जम होता है, पीला अस्थि मज्जम होता है। और पीला अस्थि मज्जा है ना कहाँ, है ना, तो जाकर के आपको है ना हड्डी में पाया जाता है 2 प्रकार के, एक लाल एक पीला। और लाल अस्थि मज्जा से जाकर के रेड ब्लड सेल, और जाकर के पीला अस्थि मज्जा से जाकर के है ना जाकर के क्या बनता है ना श्वेत WBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। देखिए इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, ऑप्शन ए टीन, बी तांबा, सी जस्ता और डी एल्युमिनियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, सो ठीक है ना, चाहिए है ना, ठीक है। इंसुलिन की जो खोज किया था दोस्तों, इंसुलिन का जो खोज किया था वो जाकर कौन किया था पता है ना, बैटिंग और जाकर के बेस्ट ने किया था, है ना, बेस्ट बैकिंग ने किया था। ये जाकर के दोनों कनाडा के, दोनों कहाँ के हैं, कनाडा के। और खोज क्या हुआ था 1921 ईस्वी में, है ना। खोज क्या हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में। कहेगा इंसुलिन की खोज कब किया गया, 1921 में। किसके द्वारा, बैटिंग और बेस्ट के द्वारा। ये दोनों कहाँ का वैज्ञानिक थे, तो कनाडा के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, कनाडा के। जिससे कि आपको इंसुलिन है ना, जब आपको इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। और ये कहां से निकलता है, अग्नाशय से, अग्नाशय है ना ग्रंथि से जाकर के इंसुलिन निकालता है। और इंसुलिन निकालना बंद हो जाएगा है ना, तो आपको बीमारी हो जाएगा, यानी कि रोग हो जाएगा डायबिटीज, है ना, डायबिटीज। कौन सा बीमारी हो जाएगा, है ना, डायबिटीज बीमारी हो जाएगा, है ना। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, कहां से निकलेगा, अग्नाशय ग्रंथि से। अगर निकलना बंद हो जाएगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, डायबिटीज बीमारी होगा, जिसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मधुमेह, है ना। इसी को मधुमेह या चिनिया बीमारी बोल सकते हैं, चिनिया रोग बोल सकते हैं। और मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर के दिन। ये सारे बातों को ध्यान रख ले रहना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है ना। अमीटर के द्वारा है ना किसका मापन किया जाता है, तो अमीटर के द्वारा जो मापन किया जाता है वो जाकर के है ना प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों को मापन किया जाता है अमीटर के द्वारा, है ना। प्रत्यावर्ती और दृष्ट धारा दोनों के द्वारा। अगर और इसमें हम देखें क्वेश्चन, है ना, कीर्तन देखिए, क्वेश्चन जितना ज्यादा हम लोग देखेंगे, जितना खाली सेट लगाने का काम नहीं चलेगा। एक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, है ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक और सेट लेकर के आने वाले हैं, है ना, जाकर के, है ना। प्रत्येक दिन 100 नंबर का सेट रहेगा, वो जाकर के मात्र, है ना, 1 घंटा के पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, है ना, लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। सुपर फास्ट एकदम चलेगा वो सेट, ठीक है। प्रत्येक दिन एक सेट, लेकिन वो क्वेश्चन जो रहेगा वो प्रीवियस सेट रहेगा। जितना भी 2010 से लेकर के 2022 तक जो भी एग्जाम हुआ है ना, जो भी एग्जाम हुआ है उस सब का क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड रहेगा, है ना। 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना, प्रत्येक दिन, है ना। और आपको लेकर के उसमें एकदम सुपर फास्ट एकदम लगाना है ना। ये हम चल रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार चल रहा है, 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ओकरा में जाकर के 20 क्वेश्चन नहीं, ओकरा में जाकर के 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना। और एकदम सुपर फास्ट चलना, और उसको उतना विस्तारित सिर्फ रिवीजन के तौर पर, है ना, क्विकली रिवीजन कर सके, है ना, कैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसको हम लोग देख सके, है ना, ताकि आपको पता चले, है ना, कैसा क्वेश्चन आ रहा है ना, कितना तैयारी की और जरूरत है ना। वो भी जाकर के आपको हम 1-2 दिन में जाकर के, है ना, लाने का प्रयास करेंगे। वो जाकर के क्विकली रहेगा,
है ना, उसमें कोई अथी नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं इसको में, है ना, थोड़ा सा, है ना। विद्युत वाहक बल मापने के लिए, विद्युत वाहक बल, है ना, मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो जाकर प्रयोग क्या कहता है ना, पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। पोटेंशियोमीटर एक यंत्र है, उसका क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। परिपथ में विद्युत धारा, परिपथ में विद्युत धारा जो मापने का प्रयोग किया जाता है, उसमें जाकर के, है ना, गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है परिपथ धारा मापने के लिए, परिपथ में, है ना, परिपथ में धारा का परिमाप मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत विभव को मापने के लिए, विद्युत, है ना, विभव को, है ना, मापने के लिए, है ना, जाकर के वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना, कि विद्युत वाहक बल किसको मापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परिपथ विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर, है ना, परिपथ धारा का परिमाप मापने के लिए, अमीटर, है ना, विद्युत विभव को मापने के लिए, है ना, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक, गुरुत्व के विरुद्ध जो किया गया जो कार्य है क्या होता है, ऋणात्मक हो, तो इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा घटेगा। किया गया कार्य ऋणात्मक होता है तो क्या होगा, हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। अगर धनात्मक होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात को ध्यान रखना है ना, कि ये गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो, है ना, ऋणात्मक हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। अगर धनात्मक हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। बात को समझिएगा, है ना। अगर स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है, है ना, रेफरेंस पर निर्भर करता है ना। इस बात को समझिएगा, है ना, कि स्थिति जो है किस पर निर्भर करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करेगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, कि दो पातले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर, हाँ देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है। दो पतले कंबल संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे गर्म, है ना, तो इसलिए होते हैं, है ना, कि उन दोनों के बीच में हवा की सतह, है ना, बन जाती है। हवा की सतह क्या हो जाती है ना, बन जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, है ना, बी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हवा जो है, हवा ऊष्मा का कुचालक है ना। हवा क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। एकमात्र धातु जो ऊष्मा का कुचालक है, एकमात्र धातु जो ऊष्मा का कुचालक है वो क्या है, लेड, है ना। क्या दोस्तों, लेड है। आवरक जो है वो जा करके, है ना, ऊष्मा का सुचालक, लेकिन विद्युत का कुचालक है। कहेगा वह कौन सा, है ना, वह कौन सा जाकर के, है ना, तत्व है ना, जाकर के ऊष्मा के सुचालक और विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो आवरक, कोई दिक्कत, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाए तो उसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी, उसकी शक्ति जो है वो किस प्रकार परिवर्तित होगी, है ना। तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, है ना, कम हो जाएगी। उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, है ना।
समान नहीं रहेगी, और उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। नेक्स्ट चलेंगे, पोटाश फिटकिरी का जलीय विलयन होता है। पोटाश फिटकिरी का जो जलीय विलयन होता है ना, क्या होता है ना, तो जलीय विलयन जिसका होगा दोस्तों अम्लीय होगा। पोटाश फिटकिरी का जलीय विलयन का होगा है ना, अम्लीय होगा। अगर और बात करें हम लोग पोटाश एलम का फार्मूला देखें, पोटाश एलम का अगर फार्मूला देखें है ना, तो K2SO4 इंटू Al2SO4 होल टू 24H2O, हाँ 24H2O, ये जाकर के पोटाश एलम का क्या है दोस्तों है ना, फार्मूला है। पोटाश एलम का क्या है ना, फार्मूला है ना। बात को समझने का है ना प्रयास कीजिएगा। अगर इसी में देखें हम लोग है ना कि साधारण नमक का फार्मूला देखें NaCl, Na है ना, साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl। अगर देखें धोवन सोडा का अगर फार्मूला देखें दोस्तों है ना, तो Na2CO3 10H2O है ना, और धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम है ना कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आपको बताना है ना कि मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का जो है ना आपको फार्मूला बतलाना है। इसका रासायनिक नाम हम लिख देते हैं सोडियम बाई है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट। और बतलाने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा है ना, बतलाने कमेंट बॉक्स में है ना प्रयास कीजिएगा है ना कि खाने वाला सोडा का है ना रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, अम्लीय केकरा कहते हैं है ना। तो जिसका पीएच मान जो होगा है ना, पीएच जो मान होगा, पीएच है ना 7 से कम होगा है ना, 7 से है ना क्या होगा है ना कम होगा, 7 से क्या होगा कम होगा, अम्लीय कहलाएगा। उदासीन जो पीएच मान जो होगा वो जाकर के 7 के पीएच मान जो होगा उसका पीएच मान होगा जो 7 के क्या होगा बराबर होगा। और क्षारीय है ना पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा है ना, वो जाके क्या कहलाएगा है ना क्षारीय कहलाएगा है ना। तो दिक्कत है ना पीएच मान, यानी कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने है ना वर्ण लेखन की खोज की। हाँ, तो वर्ण लेखन की जो खोज किया वो जाकर के ट्वेट ने किया। कौन किया दोस्तों है ना, ट्वेट ने किया, जाकर के वर्ण लेखन की खोज किया है ना। और इससे क्या होता है ना, वर्ण लेखन से मिश्रणों को पृथक करने की एक प्रमुख विधि है ना। इससे जाकर के मिश्रणों की पृथक करने का एक विधि है हाँ, मिश्रणों के पृथक करने का क्या है दोस्तों है ना विधि है। फिर अगर हम बात करें ओस्टवाल्ड विधि जो है का जो प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक आम्ल के निर्माण में, नाइट्रिक आम्ल के निर्माण में हाँ इसका किया गया था है ना, किया जाता प्रयोग है ना। अगर और हम लोग देख लें हाँ तो अमेरिकम क्यूरियम हो जा करके बर्केलियम, इसका जो खोज किया गया था है ना, खोज जो किया गया है इसका जाकर के है ना सिंगबोर्ग के द्वारा है ना, सिंगबोर्ग के द्वारा खोज किया गया। कहेगा अमेरिकम क्यूरियम है ना बर्सेलियम का खोज किसने किया था, सिंगबोर्ग ने किया था। नेक्स्ट चित्र में चलेंगे है ना, वह तेल या वसा में संतृप्त मात्रा को मापा जाता है ना, किससे मापा जाता है ना, इसकी मात्रा को है ना किससे मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, आम में जाकर के आयोडीन से मापा जाता है ना, तेल में या वसा में
असंतुलित मात्रा को मापा जाता है किससे? आयोडीन के मान से मापा जाता है। कुछ में हम लोग देख ले कि आयोडीन का मान क्या होता है। तो कॉड लीवर तेल, यहाँ देख लेते हैं आयोडीन की मान जो होता है वो देख लेते हैं हम लोग। और इसमें 145 से लेकर के 180 तक आयोडीन का मान होता है, 180 तक होता है। मक्खन में जो आयोडीन का जो मान होता है वो जाके 26 से लेकर के 40 तक होता है ना। सूर्यमुखी में जो आयोडीन का जो मान होता है वो जाकर के 118 से लेकर के 144 तक होता है। और अगर देखा जाए सोयाबीन के तेल में है ना, सोया है ना बीन तेल में जाकर के आयोडीन का मान होता है 120 से लेकर के 136 तक के, है ना। आयोडीन की मान जितना अधिक होगा ना, आयोडीन की मान आयोडीन की मान जितना अधिक होगा उतना, है ना, उतना आसानी से, है ना, पचता है। आयोडीन का मान जितना अधिक होगा उतना आसानी से पचेगा। देखिए, है ना, कॉड लीवर का तेल जो रहेगा वो जाकर आयोडीन वगैरह में 145 से 180 होता है तो आसानी से पच जाएगा। मक्खन आसानी से नहीं पच पाएगा, है ना। ये सब बातों का करना दोस्तों, है ना, समझना है ना, कि आयोडीन का मान जितना अधिक रहेगा उतना आसानी से पचेगा, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, है ना, जाकर के क्वेश्चन है। सन 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए में कर्जन, बी में डॉक्ट्रिन, सी में हार्टिंग और डी में जाकर के लॉर्ड मिंटो। राइट आंसर होगा जाकर के लॉर्ड कर्जन। को क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन थे 1899 से लेकर के 1905 तक के। लॉर्ड कर्जन कैसे करते थे? 1899 से 1905 तक के। इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कब किए थे? 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905, लेकिन बंगाल विभाजन जो रद्द हो गया था वो जाकर के 1911 में, है ना। बंगाल रद्द 1911 में हुआ था, है ना। कौन रद्द किए थे? तो लॉर्ड हार्टिंग ने किए थे, ठीक है। लॉर्ड हार्टिंग कांग्रेस के स्थापना के समय, है ना, कौन जाकर के, है ना, गवर्नर जनरल था, है ना, लॉर्ड डफरिन, है ना। लॉर्ड डफरिन से जाकर के जो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है 1884 से लेकर के 1888 तक के जाकर के इनका जाकर के लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है कांग्रेस की स्थापना इसमें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कितने में बात करते हैं, है ना। इसी समय जाकर के बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और जाकर के बंगाल से, है ना, बिहार को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। और जब बंगाल से बिहार जब अलग हुआ, है ना, घोषणा हो गया 1911 में, लेकिन अलग हो गया जाकर के 1912 ईस्वी में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, हर्ष का राज कवि कौन था? है ना। ऑप्शन ए में भैरवी, बी में रवि कीर्ति, सी में बाणभट्ट, डी में विष्णु शर्मा। राइट आंसर जाकर के, है ना, क्या होगा? बाणभट्ट हो जाएगा। क्या होगा? है ना, बाणभट्ट हो जाएगा। इनके जाकर बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखे थे, है ना। कहेगा हर्ष चरित्र के लेखक कौन है ना, तो जाकर के बाणभट्ट। इनके दरबार में जाकर के, हर्ष के दरबार में मयूर रहते थे, है ना। कौन रहते थे? मयूर रहते थे। और इन्होंने जाकर मयूर ने क्या किए थे? मयूर शतक लिखे थे। मयूर शतक, यानी कि इसका अगर देखा जाए, है ना, सूर्य
शतक बोल सकते हैं। सूर्य शतक कौन लिखा था? तो मयूर ने लिखा था। मयूर एक व्यक्ति रहते थे, ठीक है। मयूर मतलब पक्षी नहीं समझिएगा, है ना, कि मोर के मयूर की हम बात कर रहे हैं, वो मयूर की हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा शत्रु जो इसका इनका शत्रु जो थे सबसे बड़ा वो शशांक थे, शशांक। और शशांक जो थे वो गौड़ शासक थे, है। कहाँ के शासक थे? गौड़ बंगाल शासक, बंगाल, है ना, बंगाल, है ना, गौड़ बंगाल के शासक थे शशांक, है ना। और यही ने जाकर के बोध गया में, बोध गया गया, है ना, बोध गया, बोध गया पीपल वृक्ष को, पीपल पीपल वृक्ष को काट दिया था, काट दिया था, है ना। कहेगा, है ना, कि बोध गया में, है ना, माता बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया था पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना, पीपल वृक्ष के काटे कौन थे? है ना, तो जाकर के, है ना, शशांक ने जाकर के इसको, है ना, क्या कर दिए थे? काट दिए थे, है ना। इनको जाकर के हर्षवर्धन को हराया था, हरा दिया था जाकर के पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय जो शासक थे वो चालुक्य वंश के थे, चालुक्य वंश के। कहेगा हर्षवर्धन किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश के शासक थे, है ना। ये कहाँ पर हराए थे? तो नर्मदा नदी के तट पर, है ना, नर्मदा नदी के, है ना, तट पर इनको हरा दिए थे, है ना। इसकी जानकारी जो मिलता है, जानकारी जो मिलता है वो जाकर के जानकारी कहाँ से मिलता है? एहोल अभिलेख से मिलता है, एहोल अभिलेख है। और एहोल अभिलेख जो लिखा गया था वो जाकर किसके द्वारा लिखा गया था? तो एहोल अभिलेख जो लिखा गया था ये जाकर के रवि कीर्ति के द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और रवि कीर्ति, है ना, किसके दरबार में रहते थे? है ना, तो दरबार में, है ना, दरबार में रहते थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे, है ना। और इसी अभिलेख में जाकर के कालिदास और भैरवी की चर्चा है ना। कालिदास और भैरवी की जाकर के, है ना, चर्चा। कहेगा कालिदास और भैरवी की चर्चा किस अभिलेख में है ना? तो एहोल अभिलेख में है। ये पूरी बातों को समझिएगा दोस्तों। देखिए, हर्षवर्धन के राजकीय कवि कौन थे? है ना, बाणभट्ट, है ना। और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र को लिखा, है ना। हर्षवर्धन के दरबार में एक मयूर रहते थे, है ना, मयूर रहते थे। मयूर ने एक पुस्तक लिखा, है ना, जाकर के मयूर शतक यानी कि सूर्य शतक पुस्तक लिखा। हर्षवर्धन के सबसे, है ना, बड़ा शत्रु जो थे वो शशांक थे, है ना। कहाँ के थे? तो गौड़ बंगाल के थे, है ना। शशांक ने बोध गया में पीपल वृक्ष को क्या कर दिया था? करवा दिया था। हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। किस वंश के थे? चालुक्य वंश के थे, है ना। कहाँ हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर, दक्षिण विजय के, है ना, दक्षिण अभियान के दौरान हरा दिया गया था इनको, है ना। और जाकर इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था, है ना। एहोल अभिलेख में किसकी चर्चा है? तो कालिदास और भैरवी की चर्चा है। ये सारे बातों का आप लोग दोस्तों अच्छा समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, ठीक है। नोट डाउन आप कीजिए, है ना। फिर देखिए एग्जाम में क्या स्थिति होता है। नोट नहीं कीजिएगा, ऐसे देखिए कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसे में जाकर के एक सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर उसका वीडियो आना आपको, है ना, शुरू हो जाएगा। उस सेट में जानते हो क्या होगा? उस सेट में जाकर के, है ना, 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसका आंसर बतला देंगे, थोड़ा बहुत बतलाएंगे, है ना। कहा कि एक घंटा में अभी हम 20 क्वेश्चन बतला रहे हैं, लेकिन वही 1 घंटा में को 100 क्वेश्चन बतलाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो फास्ट चलना पड़ेगा, है ना। ये भी सेशन चलेगा, वो भी सेशन चलेगा, है ना, ताकि आपको रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो, है ना। जय हिंद।